मैथ्स है उसके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पिछली वीडियो तक हमने 2009 के सेट फर्स्ट और 2009 का सेट सेकंड इन दोनों सेटों को मैंने सॉल्व करके अपलोड किया हुआ है। अब हम 2010 का जो पिछली वीडियो तक हमने इसके 2010 के सेट फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे। अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर आप इसका है 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आप इसे देखिए और आप इनका अभ्यास ज़रूर कीजिए। पिछले सालों के अगर आप लगभग 6-7 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर आपका है 17। 17 क्या है देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण 3x² - x - 4 = 0 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्वेश्चन ये आपका है। क्लास 8th में भी इस पैटर्न के क्वेश्चन थे, 9th में भी थे। क्वेश्चन क्या है 3x² - x - 4 = 0। पहले तो हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको मालूम है कि इसमें कौन सा मेथड लगता है। x² का कोफिशिएंट जो होता है यहाँ पे यानी x² का जो गुणांक है इसकी हम यहाँ पे 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 में 4 की गुणा करेंगे तो 3 चौक आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हमें 12 कैसे गुणनखंड करने हैं कि घटा करके 1 आए। यहाँ पे जो साइन है वही होना चाहिए। तो घटा करके 1 आए तो सीधे सीधे 4 और 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। 4 3 12 और 4 में से 3 गए तो 1। बहुत आसान क्वेश्चन है। छोटी क्लासों में आपने 8th में भी किए इस टाइप के क्वेश्चन, 9th में भी थे और अब 10th में तो आपके हैं ही खैर ये। तो इसमें आप देखिए कि अब हम जब हमें इसके फैक्टर मिल जाएंगे किसके 12 कैसे गुणनखंड की घटा के आए 1 और गुणा करके आए 12। तो यहाँ पे इसका गुणांक 1 है। 1 ना लिख करके 4 - 3 लिखेंगे। -4 = 0। यानी यहाँ पर अगर घटाव का चिन्ह है माइनस का चिन्ह तो यहाँ माइनस ही रहना चाहिए और अगर यहाँ प्लस का चिन्ह तो यहाँ प्लस ही आना चाहिए। इसमें बहुत ध्यान रखना है इस बात का। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। इसके अगर आपने स्टेप ध्यान में रख लिए तो आप कर लेंगे हर टाइप के क्वेश्चन। 3x², सॉरी यहाँ पे एक्स लिखना था, ये एक्स हो गया। और अब x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - के 3x - के 4 = 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम माइनस से देखो ब्रैकेट खोल रहे हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये आपका हो जाएगा प्लस का 3x - 4 = 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारा x कॉमन आएगा तो 3x - 4 अंदर बचा। यहाँ प्लस, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब +1 कॉमन लेगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो +1 कॉमन लेंगे और अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो -1 कॉमन लेते। तो अंदर आपका सेम एज इट इज़ यही रहेगा। और इन सवालों में इस टाइप के जितने भी सवाल आप करेंगे उसमें जो इस ब्रैकेट में यानी जब आप इस वाले स्टेप को करेंगे तो जो इस ब्रैकेट में आएगा वही है इस ब्रैकेट में आएगा। यानी दोनों कोष्टक में एक समान आएंगे पद। और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप समझ जाना सवाल कहीं गलत हो रहा है। आप गलती को फिर ढूंढें, उसको सुधार करें। फिलहाल यहाँ पे एक जैसा आया है, हमने इसको कॉमन लिया 3x - के 4। आपका अंदर बचा x + 1 = 0, ये बचा। और अब हमने इसमें क्या कर दिया, इसको 0 के इक्वल रख करके हम x का मान निकालेंगे। तो x = जब 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा और 3 इसके गुणा में है, जब इधर आएगा तो इसके भाग में आ जाएगा। एक मान x का ये आ गया। दूसरा मान हम यहाँ से निकालेंगे, इसको भी हम 0 के बराबर रखेंगे और 1 जब इधर आएगा दाएं पक्ष में तो -1 हो जाएंगे। यानी हमारे दो शून्यांक आ गए। अब हमें सत्यता की जांच करनी है तो क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल हमारा जो होता है वो फॉर्मूला क्या है, -x का गुणांक जिसको हम b/a बोलते हैं, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ये इसका फॉर्मूला है। इधर हम जो हमें शून्यांक मिले हैं ये दो हमें इसके शून्यांक यानी इसके जो मूल कह सकते हैं शून्यांक, इसके आंसर हम इसका इधर योग करेंगे 4/3 + -1। और इधर हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। यानी x का गुणांक क्या है -1 और x² का गुणांक क्या है 3। तो ये हो गया -1 और ये हो गया आपका 3। यहाँ पे इसको सरल करते हैं और दोनों तरफ एक जैसा आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ प्लस प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3। 4/3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए ने एलसीएम ले लिया 1/3 और आप देखिए दोनों पक्षों में एक जैसा आ गया। यानी हमारा ये सत्यता की जांच हमारी सिद्ध होती है, LHS = RHS। इसके बाद क्या आता है शून्यांकों का गुणनफल।
तो शून्यांकों का गुणनफल करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। अब इधर तो हम इन शून्यांकों का गुणनफल करेंगे जो हमें शून्यांक मिले हैं। तो हमें क्या मिले हैं शून्यांक, 4/3 और -1। तो 4/3 और गुणा -1, और इधर हम इस सूत्र को लागू करेंगे। तो सूत्र क्या है, अचर पद, अचर पद यहाँ पे क्या, -4, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, तो -4/3। इधर देखिए गुणा करके यही आएगा -4/3, इधर भी आपका यही आया -4/3, और ये आपका आ गया LHS बराबर RHS, ये आ गया आपका। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से आपके दोनों सूत्र, ये सत्यता की जांच हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में आपको क्या दिया हुआ है, आप ये पेपर रखें अपने पास में, और आपको क्वेश्चन पेपर देखने की ज़रूरत पड़ेगी। बिना आपको क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा आप उसका सॉल्यूशन भी नहीं समझ पाएंगे। तो 17 में आपको क्वेश्चन फिर भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आपको ये दे रखा है 18, सॉरी, आपको रेखिक समीकरण दे रखी है, यानी जो चैप्टर 3 है आपका उसका क्वेश्चन है ये। और पहला आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्या अद्वितीय हल है, नहीं दिखाइए कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल हमें यहाँ पे दिखाना है और फिर इसको हल करना है। तो समीकरण क्या देगी, 3x - 4y = 10 और 4x + 3y = 5, ये दे रखिए। इसको आप देखिए सवाल को। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 18। 18 में क्या है, पहले आप समीकरण देख लीजिए। समीकरण दे रखिए 3x + 4y, 3x + 4y = 10 और 4x + 3y = 5, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है इसमें कि ये अद्वितीय हल वाली, इसमें जो रूल है वो अप्लाई हो रहा है, अद्वितीय हल वाला। तो अद्वितीय हल के आपके 3 रूल शुरू में लिखाए हैं मैंने, और ये अगर आपने इसके प्लेलिस्ट में जाके देखना है इसको तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। अगर आता है तो फिर तो आप इस सवाल को देखिए। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट होगी, इक्वेशन नंबर ये आपकी सेकंड होगी। तो इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 की तुलना, ये प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना क्या करते हैं, क्रमशः किससे, a1x + b1y = c1, a2x + के b2y = c2 से करने पर, ये सब तुलना करेंगे। अब ये लाइन आप देखो एग्जाम में एज इट इज आप ऐसा ही करें जैसे टीचर करा रहे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ये सब आपके टाइम पे डिपेंड करता है, एग्जाम आपके पास टाइम कितना है, आपकी स्पीड कैसी है। नहीं है तो आप डायरेक्ट, आप इतना नहीं लिखना चाह रहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a1/a2। देखो ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। दूसरे समीकरण में a2 है, ये b2 है, c2, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह। तो a1/a2 ने 3/4, b1/b2 तो समझ गए होंगे 4/3, ये हो गया 4/3। और अब आप देखिए कि a1/a2 3/4 है, b1/b2 4/3, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब तीसरा c1/c2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये दोनों बराबर नहीं आते, कौन से, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये आपका अद्वितीय हल वाली स्थिति है इस समय। अतः समीकरण निकाय का दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, ये अद्वितीय हल वाली स्थिति होती है। इसके 3 फॉर्मूले आप सभी जानते होंगे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब तीनों बराबर आते हैं तो अनंत हल होते हैं, और जब पहले 2 बराबर आते हैं, तीसरा बराबर नहीं आता तो कोई हल नहीं होता। और ये आपकी क्या है, अद्वितीय हल वाली स्थिति है। और जिनको ये बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं तो मैं उनको यही बात बोलूँगा कि इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में जा कर के चैप्टर 3 जब आप देखेंगे तो चैप्टर 3 में आपको सारी बातें दिखाई देंगी। ये भी कब आपको, जब आपका स्टार्टिंग में ही होगा 3.1 से पहले या 3 एक्सरसाइज 2 से पहले। और अगर आपको सारी बातें मालूम है, अच्छी तरह से फॉर्मूले याद हैं, तब तो खाली आप इन पेपरों की तैयारी कीजिए। तो अब 18 क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि आपसे पहले ही कहा गया था कि
ये अद्वितीय हल है, ये दिखाइए। तो अद्वितीय हल मैंने दिखा दिया। अब इन्हें हल करना है। अब हल करने के लिए आप कौन से मेथड अपनाएंगे? तो इसमें सबसे जो इजी मेथड है वो आपका विलोपन मेथड है। तो विलोपन से करते हैं, तो विलोपन में हम एक गुणांक बराबर करते हैं। तो विलोपन से अगर आप हल करेंगे तो आपको एक पद बराबर करना होता है। आपकी इच्छा है, आप कोई सा ही पद बराबर कीजिए। तो हम ये एक्स वाला पद बराबर करना चाह रहे हैं, इसको कर देते हैं। आप चाहे तो वाई वाले भी कर सकते हैं। तो 3 के पहाड़े में भी 4 आता है और 4 के पहाड़े में 3 आता है। ओ सॉरी, 3 के पहाड़े में 12, सॉरी, और 4 के पहाड़े में 12। तो 3 चौक 12, 4 तियाँ 12, ये हो गया आपका। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम 4 की गुणा करेंगे, समीकरण 2 में हम 3 की गुणा करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, समीकरण 1 × 4 माइनस समीकरण 2 × 3। और अब आप इसको क्या करेंगे, गुणा करके ऊपर नीचे रख करके सरल करेंगे। तो 1 में 4 की गुणा करें, 3 चौक 12x माइनस के 4 चौक 16y बराबर 4 धम 40 हो गया। और ये हो गया 12x प्लस के 9y 5 तियाँ के 15। ये गुणा हमने यहाँ कर दी इन दो में। जो ऊपर की समीकरण है आपको मालूम होगा पहले से किस प्रकार से विलोपन से हल करते हैं। और नहीं मालूम है तो आप समझ लीजिए कि इसमें एक पद बराबर करना होता है, या तो x का कीजिए या y का कीजिए। मैंने x का पद बराबर किया है। जो पद बराबर किए वो हमने इसलिए किए हैं कि वो हमने कैंसिल आउट करना है, इनको काटना है। तो काटने के लिए एक पद, एक प्लस का होना चाहिए एक पद, और एक पद माइनस का। तो इसको माइनस करने के लिए घटाएंगे, तो इसका चिन्ह बदल दिए। तो चिन्ह बदलने का मतलब है हम माइनस कर रहे हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, 16 9 माइनस के 25y हो गए, और 40 में से 15 के माइनस के, सॉरी 40 में से 15 के 25। और ये y बराबर क्या आ गया, 25 यहाँ भाग गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है। और अब ये समीकरण एक मान आपका आ जाता है। आप किसी भी समीकरण में मान को रखिए। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4y। y का मान देखो, समीकरण 1 आपके 3x प्लस 4y। तो y की जगह हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, बराबर 10। 3x 4 एकम 4 हो गया, बराबर 10। और अब आप देखिए 3x बराबर 10, इधर 4 इधर क्या प्लस के जुड़ जाएगा, तो 14 हो जाएगा। और आपका इसका क्या मान आ गया, इसका मान आपका आ जाएगा ये 10, सॉरी सॉरी, तो ये -4 हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे 3x -4y, थोड़ा ये गड़बड़ होगी यहाँ पे। 3x प्लस -4y था ये एक्चुअल में, हाँ -4y ये 18 सवाल में ये -4y है। थोड़ा चिन्ह गलत हो गया, नीचे तो माइनस ही लगाया मैंने, यहाँ पे ये। तो कोई एक चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में सवाल थोड़ा ध्यान से नोट करना। अब यहाँ पे गलती हो गई थी, -4y है ये। तो -4y है, तो यहाँ पे यहाँ तो खैर मैंने ऐसे लिखा है, ये -4y है। तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, 4 इधर आके माइनस होगा। अब देखो ज़रा, तो 10 में से 4 के 6, और x का मान क्या आ गया, 3 दूना के 6। ठीक है। उत्तर गलत होता है तो आप चेक कर सकते हैं बाद में। कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे, वो तो मैंने सवाल देख लिया, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में माइनस का चिन्ह था, मैंने प्लस कर दिया था। लेकिन जब हम फाइनली आंसर निकालते हैं, यहाँ पे देखो आंसर हमारा निकल गया 2, और y बराबर -1 ये निकल गया। अब आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। उत्तर की जांच करने के लिए आपको रफली करना होता है, ये रफ का काम है, आपको रफ में करना है। तो उत्तर की जांच आप कैसे कर सकते हैं, ये आपको फेयर में नहीं करना होता। जिनको नहीं पता है तो मैं अलग से बता रहा हूँ। आप किसी भी समीकरण को लीजिए, और x का मान हमारा क्या आया था, 2 रख दिया यहाँ पे मान। y का मान क्या आया था, -1। ये मैं पहले भी बता दिया था, कुछ बच्चों को मालूम होगा, जिन्हें नहीं मालूम तो वो सीख लीजिए। 3 दूना के 6, और माइनस माइनस प्लस, और 4। और इसमें LHS आपका RHS के बराबर आएगा। तो समझा, हमारे आंसर सही है। तो अभी हमारे यहाँ आंसर जो आता हम उसको चेक करके देख ले सकते, लेकिन यह काम आपको बहुत जल्दी में करना है, फटाफट, क्योंकि ये फेयर का काम नहीं है। ये आप अपनी सुविधा के लिए चेक कर सकते हैं। तो ये आपके आंसर आ गया, इसका मान 2, y का मान 1, हमने चेक कर लिया, उत्तर हमारे सही है। अब आप 19वां सवाल देखिए। 19वें सवाल में क्या है, देखिए कि आपको दिया हुआ है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, और पदों का योग 400 है। पदों की संख्या और सारांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसे देख लीजिए। किसी एपी में प्रथम पद 5 है, सवाल नंबर क्या है, 19 है। प्रथम पद आपका इसमें क्या हो गया, तो 19 में आपको दिया प्रथम पद यानी ए आपको 5 दिया हुआ है। अंतिम पद यानी एल आपको 45 दिया हुआ है। और पदों की संख्या में निकालनी है, माना पदों की संख्या
पदों की संख्या यानी n हमको निकालना है। और हमें SN भी दिया हुआ है। SN आपका क्या है? 400 है। और हमें D भी निकालना है। सारवंतर आप जानते हैं, D को सारवंतर बोलते हैं। हमें D भी निकालना है। ये क्वेश्चन मार्क है, ये हमें निकालने हैं। अब इस टाइप के जितने भी सवाल आपके AP में आते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमें मान दिए हुए हैं इनमें जो फॉर्मूले आपके बनते हैं उसी फॉर्मूले से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जैसे ए का कोई फार्मूला नहीं बनता है, लेकिन एल का एक फार्मूला बनता है। एल का फार्मूला आप जानते हैं, A+K n-1 × D। और SN का फार्मूला बनता है N/2 2A+K n-1 × D। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम एल से। तो एल का फार्मूला आप जानते हैं, L = A+K n-1 × D। ये आपका एल का फार्मूला है। मतलब इसमें कौन सा फार्मूला रहेगा, इसमें आपको ज़्यादा मतलब दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको वैल्यू दे रखी है इसमें जो फार्मूला आपके बनते हैं, जैसे SN का फार्मूला है, एल का फार्मूला है। ए फार्मूला नहीं है, एक वैल्यू है अपना, प्रथम पद की वैल्यू है ये। तो इनमें ये इन्हीं फार्मूले से स्टार्ट करेंगे आप। अब एल आपका क्या है? एल आपको दे रखा 45, ए आपका 5 है, n-1 और इंटू डी। और यहाँ से 45 पे 5 इधर आके 45 से घट जाएगा, बचा 40। और ये हो गया n-1 इंटू डी। ठीक है, समीकरण नंबर आपकी 1 बन गई है। अब दूसरा फॉर्मूला का क्या स्टार्ट करेंगे? दूसरा फॉर्मूला आपका SN का ये लगेगा। SN का फॉर्मूला आप जानते हैं, SN = आपका होता है n/2 2A+K n-1 इंटू डी। अब इसमें देखिए SN की वैल्यू आपकी होगी 400। N अभी हमें नहीं मालूम, ये निकालना है। 2 A की वैल्यू मालूम हमें 5 है। और इस पूरे की वैल्यू n-1 इंटू डी, देखो समीकरण एक में n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 40 है। तो इस पूरे की वैल्यू हम क्या रखेंगे? यहाँ हमने 40 रख दी। 2 की गुणा यहाँ 400 में हो जाएगी, तो आपको हो जाएगा ये 800। और n 5 दूना के 10 और 10 और 40 50 हो गई है आपका। और 50 का भाग आप इसमें देंगे तो 0 से 0 कट गया, 16 पंजे यानी 16 आएगा। ये 5 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 50 से 0 0 कट गया आपका। और n का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, यानी समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमने मान रखा, तो समीकरण 1 है 40 बराबर n का मान हमारा आ गया 16 - 1 इंटू डी। और अब आप इसमें देखेंगे तो 40 बराबर 16 में से 1 गया 15D। और D बराबर 15 इसके 40 के बटे में आएगा, मैंने इसको इधर लिख दिया दाएं पक्ष में। और ये D बराबर 8 पंजे 40 और नहीं नहीं 5 से कटेगा, सॉरी 5 अट्ठे 40 और 5 दिए 15। ये हो गया आपका। और ये आपका AN आ गया। तो लास्ट में आंसर को आप बहुत अच्छी तरह से ब्लैक पेन से दिखाएं तो बहुत अच्छा काम आपका लगेगा एग्ज़ाम में, नंबर भी आपके फिर अच्छा आ सकते हैं। तो n = 16 और D = 8/3। आंसर शो करने एक कला है, आप किस तरीके से शो करते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, आप इससे अच्छा तरीका जानते हैं तो आप उसको अपनाएं। अब देखिए सवाल नंबर आपका 20 है। 20वें सवाल में क्या सिद्ध कीजिए कि ये आपका जो 8.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये कौन सी एक्सरसाइज है? 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के 10 पार्ट हैं। देखिए इसको, बहुत आसान सवाल है ये। 20वां सवाल है, 20वें का ये 2 पार्ट है, मैं दोनों करा रहा हूँ। मैं यहाँ LHS ले रहे हैं इसमें हम। देखो तो LHS हमने लिया इसमें। LHS क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए। और हमें सिर्फ क्या करना है? 1 - cos थीटा अपन 1 + cos थीटा RHS में ये लाना है। अब आप इसे देखिए ज़रा, कॉसेक थीटा को हम 1/के साइन थीटा लिखेंगे और कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसमें कुछ बात आपको बहुत अच्छे तरह से याद रखनी है। क्या? इन सवालों में 99% सवालों की बात मैं कर रहा हूँ, कॉट को हम कॉस बटे साइन ही लिखते हैं। और जिस कॉट में फिर कॉसेक को अगर साइन अगर कॉसेक या सेक है तो कॉसेक को 1/साइन करेंगे, सेक को 1/कॉस करेंगे। तो कॉट का कॉस बटे साइन करते हैं मैक्सिमम सवालों में, और टेन होता तो साइन बटे कॉस। ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना जो बात मैंने बोली है। अब इसमें साइन थीटा हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर क्या आएगा 1 - के
कॉस थीटा, ये आ गया। स्क्वायर ऐसे ही साथ में चलता रहेगा, ठीक है। अब इसको यहीं कर देता हूँ मैं, आप चलो आगे देख लेना। अब ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया और नीचे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए अब ऐसे, मतलब इन दोनों के अलग स्क्वायर कर दिए। ये 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया, इस स्क्वायर को यहाँ भी लगा दिया ऊपर, नीचे भी। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, ऊपर आपका 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे भी स्क्वायर किया। नीचे क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसे देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा। ये अब इसको तो हमने ऐसे ही रहने दिया, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को हमने कर दिया 1 माइनस के कॉस, सॉरी हाँ, कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला है। जिस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे उसे हम ब्रैकेट में ब्लैक पेन से लिखें। तो मैं इधर ब्लैक से कर रहा हूँ, तो मैं तो नीले से कर रहा हूँ, आप ब्लैक से करना। क्या था आपका, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले आप सूत्र को बहुत अच्छी तरह से याद करें, ये हमेशा मैं कह रहा हूँ, बिना सूत्र के आप बिल्कुल भी सवाल नहीं समझ पाएंगे। इसको हमने 2 बार लिख लिया, ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको इस तरह से लिख के दिखा सकता हूँ। हालांकि ये लाइन दिखाने की कोई ख़ास आवश्यकता है नहीं, पर फिर भी अगर आप नहीं समझ आ रहे हैं तो शायद अब समझ आएंगे। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया अपॉन, और अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस के कॉस थीटा और 1 माइनस के कॉस थीटा, ये कर दिया। क्या किया हमने, इस फॉर्मूला का यूज़ किया, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये फार्मूला इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, गुणनखंड का फॉर्मूला है। इस फॉर्म में तो हम इस फॉर्म में ले आएंगे, और अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो इस फॉर्म में ले आएंगे। और अब आप देखिए, इससे कैंसिल हो गया और आपका बचा 1 माइनस के कॉस थीटा बटे 1 प्लस के कॉस थीटा, और ये बराबर आर एच एस हमारा सिद्ध हो गया। अब इसका अथवा भी है। अथवा देखिए, इसमें अथवा में दूसरा वाला जो पार्ट है कॉसेक थीटा, इसमें भी एल एच एस लिख रहा हूँ मैं, आप दूसरा पार्ट देख लीजिए। इसमें ये है कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपन कॉसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 टेन थीटा में सिद्ध करना है। ये बुक का क्वेश्चन शायद नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, आप देख लीजिए इसको। कॉसेक थीटा हमने एल एच एस लिखा लेफ्ट हैंड साइड, तो कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 बराबर 2 टेन थीटा में लान। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, कॉस थीटा हमने कॉसेक को 1 अपॉन के साइन थीटा लिख लिया। इसका व्युत्क्रम होता है, फॉर्मूला है ये, इसमें फॉर्मूले से ही हम आगे बढ़ते हैं। और कॉसेक थीटा को यहाँ भी क्या करते हैं, 1 अपॉन के साइन थीटा माइनस 1, ये कर दिया। आगे देखिए, आगे इसमें हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया हमने, 1 प्लस के यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई कर दी 1 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, मतलब हमने एलसीएम ले लिया अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 प्लस के साइन थीटा। इसके यहाँ पे सेम ये प्रोसेस चलेगा, इसके यहाँ मल्टीप्लाई कर दी ठीक है, सॉरी, और 1 माइनस के साइन थीटा। अब हमने इन दोनों के मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया, तो देखिए जरा इसमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों के मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया। तो जब दोनों के मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई फिर यहाँ होगी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होती है कब, जब दोनों हरों की गुणा करके आप एलसीएम लेते हैं। ये तो क्या होता है, क्रॉस गुणा हो जाती है, हमेशा नहीं होती है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। बहुत से बच्चे, अधिकांश बच्चे एलसीएम में गलतियाँ करते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा
और 1 प्लस के साइन थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा दोनों जगह से कॉमन ले लिया, कॉमन आ रहा, अंदर क्या बचा 1 माइनस के साइन थीटा प्लस 1 प्लस के साइन थीटा, ये बचा। और ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म बन गया, यानी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ साइन थीटा माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1 1 2, तो क्या आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, हमने ये वाला किया था, साइड में आपको दिखाना है ये फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इस तरह से आप सॉल्व कीजिए जो भी फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे वर मैंने साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ये आप जानते हैं फॉर्मूला, ये भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं इतना यहाँ पे दिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम भी लग रहा है वैसे इसमें। कॉस स्क्वायर थीटा और इससे क्या हो गया, कॉस से इसकी एक पावर कट गई, तो कॉस से इसकी एक पावर कट गई, क्या बचा 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा आप जानते हैं 2 टेन थीटा, और ये आपको हो गया RHS। तो ये किताब का सवाल शायद नहीं, क्योंकि पूरे उसमें 10 पार्ट में तो नहीं है, तो इसको आप ढंग से तैयार कर लेना। इसके बाद आप देखिए कुछ नहीं, सवाल में एलसीएम लिया है, साइन का कॉस किया हमने यहाँ पे, एलसीएम लिया यहाँ पे, प्रोसेस पूरा आप समझ जाएंगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं इसमें। हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1 2 बार। अब आप देखिए अगला सवाल, इसमें 21वां जो सवाल आपका है, 21वें सवाल में आप देखिए कि आपको दे रखा है -2 2 2 4 बिंदु पी के निर्देशांक है इसमें। तो हमें ये बताना है कि निर्देशांक ज्ञात करने, सॉरी 4AP बराबर 3PB हमको दिया हुआ है। अब आप इसे देख लीजिए, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। ये देखिए सवाल आप समझ गए, ए और बी, ए के निर्देशांक दे रखे, बी के निर्देशांक दे रखे, ए बी को मिलान वाला रेखाखंड कोई बिंदु पी है और 4AP बराबर 3PB है। तो ये अभी आपको चित्र से समझा देता हूँ मैं, सवाल आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया ये 21, देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 21। अब इसमें आप देखिए कि आपको ए और बी, ये हो गया ए, ये बी, और ए के निर्देशांक आपको दे रखे -2 और -2, और बी के निर्देशांक आपको दे रखे 2 और -4, और कोई बिंदु पी है, इस पर कहीं पे बिंदु ये पी है, और हमें इसके निर्देशांक निकालने, हमने माना x और y। तो और आपको क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 4AP बराबर 3PB। तो हम क्या मानते हैं, माना बिंदु P के निर्देशांक, इसके निर्देशांक हमको निकालने हैं, हमने माने निर्देशांक क्या हैं, x और y है, दिया है हमको। हमको क्या दे रखा है, 4AP बराबर 3PB, ये हमको दिया है, 4AP बराबर 3PB। तो AP बटे, यहाँ से हम अनुपात निकालेंगे, AP PB इसके बटे में आएगा, और 3 यहीं है, 4 इधर आया, PB इधर गया, 4 इधर आया, तो 3/4, यानी AP अनुपात PB बराबर 3/4 हो गया। यानी यहाँ पे अनुपात नहीं दिया था, अनुपात निकालने का ये तरीका हमने यहाँ पे अपनाया, यानी ये 3/4 में विभाजित कर रहा है, कौन, बिंदु P ए बी को 3/4 में विभाजित कर रहा है। ये अनुपात ए पी और पी भी हैं, ए पी को हमने मान लिया M1 और पी इसको मान लिया हमने M2। कहीं कहीं पे बुक में आपको M और N भी लिखे हुए मिलेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वर्ल्ड कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके निर्देशांक निकालने हैं, एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, वाई वाला फॉर्मूला लगेगा। तो बिंदु पी का भुज, बिंदु पी का भुज, पी का भुज, यानी x बराबर M1 x2
प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। मैं फिर कह रहा हूँ, फॉर्मूला आप बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। और M1 आपका क्या है, 3 2 4 -2, 3 2 4 -2 अपॉन 3 प्लस 4, और x बराबर 6 माइनस के 8, ये हो गया अपॉन 3 4 7, और x बराबर आएगा -2/7। x का मान देखो ये आ गया। फिर बिंदु P की कोटि निकालनी, बिंदु P की कोटि, कोटि मतलब y वाला फॉर्मूला लगेगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब ये 7.2 का पहला सवाल है बिल्कुल। y बराबर M1 क्या हो गया, 3 - 4 4 -2, ये हो गया, मैंने मान रखा 3 - 4 4 -2 बटे 3 प्लस 4, और y बराबर देखो क्या हो गया, 4 3 माइनस के बराबर -8 12 20 20 बटे -20/7, ये हो गया। देखो निर्देशांक आप हमेशा जब भी दिखाएंगे ब्रैकेट में दिखाएंगे, लास्ट में लिखेंगे अतः अभीष्ट निर्देशांक, अभीष्ट निर्देशांक। पहले x का मान रखना है, ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ मत करना। y का मान पहले रखेंगे तो अभी गलत हो गया समझो, और -20/7, और ये आपका आंसर। 22वां सवाल देखिए आप, इसमें आपको एक ग्राफ दे रखा है, ये आप इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए थोड़ा पास में, और आपको इसका क्षेत्रफल बताना है, इसी ग्राफ की सहायता से बताना है। तो बहुत आसान है, 3 नंबर में देखो आ रखा है ये सवाल। तो देखिए इसमें आप ये आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, ये सॉरी त्रिभुज, ये थोड़ा पास लाया हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर दिखाई देगा ये। और इसमें आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, बहुत आसान है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं 1/2 गुणा लंब गुणा आधार। अब इसमें लंब ये है और आधार B से लेकर C तक, आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो आपको B से C तक जो आपको ये एक्चुअल में ग्राफ में बना रहे हैं, यहाँ तो ये असल अनसोल्ड पेपर है तो उसमें से मैंने पेपर लिया हुआ है, ग्राफ में आपको बनाई दिखाई देगा। तो आप लंब गिनिए, तो 1 1 सेंटीमीटर पे खाने बने होते हैं। तो लंब आप देखिए 1 2 3 4 हैं, देखो यहाँ से गिने 1 2 3 4 पे निशान लगा हुआ है, लंब हो गया 4 सेंटीमीटर। और आधार आप देखिए, तो यहाँ बी से लेकर आप सी तक गिनेंगे। बहुत से बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि इधर ये माइनस वाला लेंगे, बिल्कुल लेंगे, लंबाई पूरी आप सेंटीमीटर में ही है, भले वो इधर माइनस का है लेकिन वो माइनस अलग चीज़ है। यहाँ पे पूरा 1 सेंटीमीटर मतलब ये पूरा का पूरा एक नाप है ये। तो यहाँ से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, ये आपका 11 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से कितना सेंटीमीटर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 7 पूरा यहाँ पे आएगा, ए बी सी का ना, ए बी सी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेंटीमीटर ये। तो 11 सेंट 1/2 लंब गुणा आधार, तो लंब कितना हो गया 4, आधार कितना हो गया 11, 7 ये हो गए। अब ऐसे भी ले 7 ये, और इधर से ये 1 2 3 4 4 इधर ये, तो 7 और 4 11, बहुत आसान है। तो क्लियर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल ये। एग्जाम में थोड़ा ग्राफ में बना हुआ रहेगा तो आपको ऐसा समझना है, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए आप 22वां सवाल है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। एक बटे दो आप जानते हैं पहले से सूत्र ही है आपका, लंब गुणा एक बेसिक फॉर्मूला जो है वो ये है। और लंब अभी आपका था इसमें क्या, तो लंब यहाँ पे नाम दिया, मैं पहले नाम देना चाहते तो नाम दे सकते हैं, यहाँ से नाम दिया नहीं, नीचे उन्होंने ए कुछ नाम होता है, डी आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं, डी लिख सकते हैं, AD इंटू BC आप देना चाहें तो दे सकते हैं। फिर आपको चित्र बनाना पड़ेगा इसमें, पर 3 नंबर का सवाल, इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। और AD आपका है 4 और BC आपका 11, और 2 से कट जाएगा, और 11 दूना के 22। अब यहाँ पे ना मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं दिया होता है, देखो यहाँ मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे लिखते हैं वर्ग मात्रक। क्या लिखेंगे, वर्ग मात्रक, ये लिखेंगे आंसर में, ये ज़रूर लिखना है आपने मात्रक इसमें, ठीक है, क्योंकि ना मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं है तो वर्ग मात्रक। अब देखिए 23वां सवाल,
2300 सवाल में आपको रचना करनी है। क्या रचना करनी है? एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है, जिसमें आपका BC 6 AB 5 और कोण भी 60 डिग्री का है। और अगली एक दूसरा त्रिभुज बनाना हो जिसकी भुजा इसकी कितनी हो, 3/4 गुनी हो। इसको आप देख लीजिएगा, 3/4 गुनी है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 सवाल में बहुत आसान है। 3/4 का मतलब होता है कि अंश बड़ा है और छोटा है, नहीं त्रिभुज जो बनेगा बाहर बनेगा। BC 6 सेंटीमीटर है। आप अपने रफ के लिए पहले ऐसे बना सकते हैं, ये आपके रफ के लिए ABC। BC 6 है और उसमें 5 है और ये 60 डिग्री का है। और जो दूसरा त्रिभुज बनेगा उसकी भुजाएं इसकी 3/4 गुनी होंगी। 3/4 का मतलब अंश छोटा है, जो अगला त्रिभुज बनेगा उसके अंदर बनेगा। देखिए BC हम 6 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। पहले 6 सेंटीमीटर खींच लिया हमने इसमें, ये 6 सेंटीमीटर खींच लिया। ठीक है, ये हो गया आपका BC। यहाँ पे 60 का कोण बनाना है, बहुत आसान है। आप एक बार घुमाइए ये चाप को, आपका 60 का कोण बन जाएगा। ये 60 का कोण बना दिया, ये 60 का कोण बन गया। ठीक, 60 का कोण बनाते हमने एक लंबी सी किरण खींच ली, ये खींच ली। ठीक, ये हो गया, इसका नाम दिया X। और यहाँ से 5 सेंटीमीटर का हमने चाप काट लिया। तो ये 5 सेंटीमीटर हमने लिया इसमें, यहाँ से ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर का हमने ऐसे निशान लगा, देखो मैंने। और यहाँ पे मैंने पेंसिल को रखना है, फिर चाहे हमारे प्रकार के नोक कहीं भी जाए, ये कट कर दिया। एक 5 नापने में टाइम लगता है। और जहाँ काटेगा वहाँ A नाम दिया, A से हमने C को मिला दिया। और फिर हमने क्या कहा, B से एक न्यून कोण बनाती हुई नीचे को किरण खींची, किसी भी न्यून कोण पे। ये खींच दी किरण, यहाँ पर हमने एरो बना दिया। और हमने फिर क्या करना है, देखो 3/4 गुनी दिया है, तो 4 इसके बराबर भाग करने, जो बड़ा अंक है वही भाग करने। तो हमने 4 इसके भाग किए, ये 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और ये बिल्कुल 4 भाग हो गए। नाम क्या दिया इसका? इसका नाम दिया B1, B2, B3 और B4। और अब हम क्या करेंगे, अगर अंश बड़ा है, माना फिलहाल यहाँ पे छोटा, अगर अंश बड़ा होता तो फिर तीसरा वाला भाग लासी से मिल जाता। और अगर अंश छोटा है, जैसे यहाँ पे छोटा है फिलहाल, तो जो चौथा वाला भाग है वो लार से मिलेगा। अगर अंश बड़ा है तो छोटा वाला भाग इस सी से मिलेगा। और अंश अगर छोटा बड़ा है तो फिर जो छोटा वाला भाग है, आपको इससे पहला सवाल देख लेना इसमें। और मैं कह रहा हूँ अगर बहुत अच्छी तरह समझना है, फिर इसके प्लेलिस्ट में जा करके आप 11.1 का सवाल नंबर 2 और 3 देखेंगे। फिलहाल क्या है, अंश छोटा है, तो जो चौथा वाला पार्ट ये है, लास्ट का जो ये B4 वो इससे मिल जाएगा। और अगर अंश बड़ा होता तब ये वाला भाग तीसरा तब इससे मिलता, फिर इसको आगे बढ़ाना पड़ता। और अब इसके समांतर यहाँ से रेखा खींच लिए। मैं फ़िलहाल ऐसे ही खींच रहा हूँ, आप कम उससे खींचेंगे, सेट स्क्वायर से। ये इसके समांतर ये रेखा खींच दी और इसके समांतर यहाँ से खींच दी रेखा। इसके समांतर, इसी के समांतर इस वाले पॉइंट से ये C' नाम दिया, यहाँ से खींच दी रेखा। देखो ये मैंने जो वो कराई है आपको 11.1, उसमें मैंने कंपास से भी बताया है और सेट स्क्वायर से बताया, दोनों मेथड मैंने बताया। इस तरह से आपकी रचना पूरी बन जाएगी, आप देख सकते हैं। बाद में रफ वाला, ये तो मैंने यहाँ बनाया, एग्जाम में ऐसा उसके सामने मत बनाना, इसको अलग से बनाना है। बस सफाई से आप बनाएं, बिल्कुल पेंसिल थोड़ा बारीक हो, ज़्यादा डार्क ना हो। और ये 60 डिग्री यहाँ लिख दिया मैंने ये। ठीक है, 23वां सवाल हो गया आपका। अब देखिए सवाल नंबर आपका है 24वां। 24वें में क्या है, बहुत अच्छा सवाल है और किताब का नहीं है, एक्स्ट्रा है ये सवाल। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। आपको एक चित्र दे रखा है ये, और इसमें आपको त्रिभुज APQ का परिमाप निकालना है। और आपको AB दे रखी है इसमें 5 सेंटीमीटर। इसको आप ज़रा समझिए। ये 2 बार बोर्ड में ये सवाल आ चुका है। एक बार शायद 2010 में और एक बार शायद 12 या 13 में आया था, पर आया है 2 बार ये। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 24। इसको ध्यान से समझिए ज़रा। 24वां सवाल है। 24वें सवाल में आपको दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है। मैं चित्र आपको बड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। ये वृत्त दिया हुआ है
और बिंदु ए से इस पर स्पर्शरेखाएं खींची, एक ये खींची और एक ये, और एक स्पर्शरेखा यहाँ से ये खींची पी क्यू, ये पी क्यू खींच दी। ठीक है, नाम क्या दिया है, ए पी बी। चित्र थोड़ा उसमें वैसा बना था मैंने और बड़ा बना के आपको दिखा दिया। ये हो गया आपका। और ए भी आपको दिया है 5 सेंटीमीटर, ए बी यानी ये यहाँ पे दिखा देता हूँ इसको लिख करके। ए यहाँ से ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर। हमें इस त्रिभुज ए, तो परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, हमें ये बताना है। अब आप इसमें देखिए परिमेय 10.2 इसमें प्रयोग की जाएगी। परिमेय 10.2 क्या है, इसका केंद्र भी दे रखा है मैं, हालांकि केंद्र से मैं कोई मतलब है नहीं यहाँ पे। क्या लिखेंगे, चित्र आप समझ लीजिए। ए से इस पे 2 स्पर्शरेखाएं खींची वृत्त पे, जो इसका केंद्र ओ है, और एक तीसरी स्पर्शरेखा जो है इन दोनों को कहाँ काटी, पी और क्यू पे काटी, चित्र में आप देख सकते हैं। और ए बी जो रेखा यानी स्पर्शरेखा, हम परिमेय 10.2 का प्रयोग करेंगे, तो मैं परिमेय 10.2 लिख रहा हूँ इसमें। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि क्या परिमित है 10.2, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर या समान होती हैं। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यहाँ पे पर में कैसे लागू हो रही है आप देख लीजिए। बिंदु ए बाहर बाहर है और इस हमने स्पर्श रेखाएं खींचे थे, ए बी बराबर ए सी होगा, इसलिए ए बी बराबर ए सी, ये हमने पर में लगा दी। और ये पर में यहाँ पर भी लग रही है, पी से भी देखो स्पर्श रेखाएं खींचे, पी बी बराबर पी एक्स, क्यू सी बराबर क्यू एक्स। पी से भी स्पर्शिका खींची देखो ये, और क्यू से भी स्पर्शिकाएं खींची गई, ये पर में यहाँ पर भी लग रही है। समीकरण 1 होगी पी एक्स बराबर पी बी, समीकरण 2, तथा क्यू एक्स बराबर क्यू सी, समीकरण नंबर 3, ये यहाँ पे लग गई। तो हमने क्या करा, ए बी को ए सी के बराबर दिखा दिया, पी बी को पी एक्स के बराबर, क्यू सी को क्यू एक्स के बराबर, पर में 10.2 के बेस से। अब आप ये देखिए कि हमें दिया है चूंकि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है, ब्रैकेट में लिख दिया, इसलिए ए सी भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर होगा। तो ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी ये जो ए सी है ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब हमारा इसमें क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकालना है, ए पी क्यू का, सॉरी। तो ए पी क्यू का परिमाप, ए पी क्यू का परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो ए पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू ए, या ए क्यू भी कह सकते हैं। तो त्रिभुज ए पी क्यू का परिमाप, ए पी क्यू का परिमाप क्या होगा, ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू, ए पी प्लस, ये देखिए ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू। अब आप देखिए कि पी क्यू के 2 टुकड़े हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि पी क्यू के 2 टुकड़े क्या हैं, पी एक्स और क्यू एक्स। तो अब मैं पी क्यू को, ये देखिए पी क्यू यहाँ पे, पी क्यू नहीं लिखूँगा इसे मैं पी एक्स प्लस क्यू एक्स लिखूँगा। तो देखिए ज़रा, ए पी, अब पी क्यू नहीं लिखा, इसे मैं क्या लिखा, पी एक्स प्लस क्यू एक्स लिख दिया। और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं चूँकि पी क्यू बराबर पी एक्स प्लस क्यू एक्स, ये हमने यूज़ किया। अब आप इसमें आगे देखिए, ए पी के साथ में हमने क्या लिख दिया, सॉरी, अभी हम ये चेंज करेंगे। पी एक्स के बराबर देखो पी बी के बराबर है, और क्यू एक्स किसके बराबर है, क्यू सी के। तो पी एक्स के जगह पी बी रखेंगे और क्यू एक्स के जगह क्यू सी। तो पी एक्स के जगह पी बी
और क्यू एक्स की जगह क्यू सी प्लस ए क्यू। ये चेंज हमने कहाँ से किए? समीकरण 1 नहीं 2 व 3 से, 2 व 3 ये चेंज किया। क्या करा? पी एक्स की जगह पी बी करा, क्यू एक्स की जगह क्यू सी। अब हमने इसमें आगे क्या किया? ए पी और ए क्यू, ए पी सॉरी ए पी और आपका पी बी आना था इसमें। ए पी और ए क्यू को एक साथ रख देंगे। ए क्यू को हमने क्या रखा इसमें? ए क्यू प्लस के क्यू सी, ए क्यू प्लस के क्यू सी आ जाएगा, ए पी प्लस के पी बी। ठीक है, ये आ गया। अब आप देखिए ए पी प्लस पी बी आ गया ना, तो देखिए ए पी प्लस पी बी, चित्र में देखिए ए पी प्लस पी बी क्या बन गया? ए बी। और आगे देखिए ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी, ए क्यू प्लस क्यू सी क्या बन गया? ए सी जुड़ के। अब देखो तो ए पी प्लस पी बी को हमने क्या लिखा? ए बी। और ए क्यू प्लस क्यू सी आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए क्यू प्लस क्यू सी को ए सी। और ए बी भी कितना है? 5 है। ए सी भी कितना है? 5 है। तो ये भी 5 और ये भी 5 और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपके सवाल का इसका परिमाप आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 आप देखिए, आप 25वां सवाल आपका है। और 25वें सवाल में अब आप देखिए इसमें 25 सवाल में आपको क्या दे रखा है कि आपको दे रखा है छाई एक 12.3 का ये क्वेश्चन नंबर, ये शायद 10-11 में है, ये लास्ट के है, ये 3-4 लास्ट के जो है। और इसका दूसरा ही दे रखा आपको ये अथवा में, दोनों दूसरे 12.3 से हैं ये। इसको देखिए ज़रा, इसमें चतुर्थांश दे रखा, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए 25वां सवाल, चित्र में इसका बना देता हूँ। एक चतुर्थांश दे रखा है, ये मैंने चतुर्थांश बना दिया। वृत्त के 4 बराबर भाग कर दीजिए आप, तो प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है। ये हो गया आपका ओ, या पी, और यहाँ से इसको मिला दिया, और ये आपको यहाँ पे सी नाम दिया इन्होंने, और ये ए और ये डी। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और इसको मैं सेट कर रहा हूँ, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। बहुत आसान सवाल है, कई बार आ रखा है। थोड़ी कैलकुलेशन आप अच्छे रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सवाल का आंसर आ जाएगा। ओ भी आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ये वाला, ये 4 सेंटीमीटर, ये 90 का आप जानते हैं। तो ये वृत्त का चतुर्थांश है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश क्या होता है? वृत्त के आप 4 बराबर भाग कर दीजिए। आप अलग से देख, जिसको नहीं क्लियर हो रहा है मैं अलग से फिर बता दे रहा हूँ। ये वृत्त है, इसके आप 4 बराबर भाग करेंगे ये, तो प्रत्येक भाग ये चतुर्थांश हो गए। और यहाँ पे भी कोण नहीं दिया रहता आपको, क्योंकि 90 का होता है, ये अंडरस्टूड है। यहाँ पे 90 का कोण होगा, तो ये चतुर्थांश ये एक्चुअल में त्रिज्यक खंडी होता है, इसमें कोण 90 का हो जाता है, उसे चतुर्थांश बोल देते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा आपका? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्थांश ए ओ बी सी ए, नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, ओ बी सी ए का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज या समकोण त्रिभुज लिख दीजिए, समकोण त्रिभुज है आपका ये, समकोण त्रिभुज ओ बी डी का क्षेत्रफल, ओ बी डी का क्षेत्रफल। ये देख लीजिए, बहुत आसान सवाल है। चतुर्थांश यानी आप इसे त्रिज्यखंड का सूत्र लगा सकते हैं, या वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग दीजिए, इन्हें पाई स्क्वायर बटे 4 कर दीजिए, माइनस के समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं 1/2, लंब हो गया ओ डी, आधार हो गया ओ बी। और यहाँ पे पाई का मान आपको नहीं दिया, मतलब 22/7 रखना है, ये रख दिया। आर आपका है 7, 7 का स्क्वायर आप जानते हैं 2 बार गुणा कर देंगे, 7 गुणा के साथ थीटा यहाँ पे 90 हो गया, बटे 360 हो गया, माइनस 1/2। ओ डी आपका हो गया 4 और ओ बी आपका हो गया 7, 9 से कट गया, 9 चौक 36, और ये आपका कट जाएगा
सात से सात कट गया और ये बचा सात सौ 15 और ये दो से कट, दो दूना क्या चार, दो से कटे 11। तो ये आपका आ गया 11 गुणा के 7 बटे नीचे 2 बचा। ठीक, और ये दो से करें, दो दूना के 4, 7 दूना के 14। ठीक है, वैसे कैलकुलेशन आप खुद करें, मैं कैलकुलेशन की कोई पूरी गारंटी नहीं देता हूँ कि सही हो जाए, क्योंकि जल्दी में लाइव चल रहा है तो क्लास गलती हो भी सकती है। और इसको भाग देंगे तो ये आएगा 5.5, दो का भाग मैंने 11 में दे दिया। थोड़ा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा इजी तरीके से कैसे किया जा सकता है, आप मेरे को देख करके थोड़ा समझ जाएंगे। सात में पहले 7 35 और 38, ये आ गया आपका, ये माइनस के 14, ये पॉइंट है यहाँ पे। और ये आपको हो गया 10 में 5, ये 5 7 में से ये 14 है ना, सॉरी 5 5 आएगा, सॉरी 5 का 5 और हमें 5 का 4, ये आ गया 24.5 वर्ग सेंटीमीटर। मात्रक आप जरूर लिखें। आंसर एक बार आप खुद भी करेंगे, पर आप मेरा उद्देश्य है आप सवाल का मेथड समझें। कैलकुलेशन वाला पार्ट गलत हो सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि तो सही करूँ। और इसका अथवा वाला भाग भी है। अथवा में आपको सेकंड दे रखा है, क्या चित्र बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। बहुत आसान है भी, बहुत सिंपल सवाल में कैलकुलेशन थोड़ा आपको परेशान कर सकती है, अदरवाइज सवाल में कोई ऐसी मुश्किल नहीं आने वाली है। इसमें ये 90 का कोण है, ये 90 का कोण है। और यहाँ पे ओ ए बी ये त्रिभुज दे रखा है, ये कोण केंद्र हो गया। और इसकी त्रिज्या अब आपको दे रखी है आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ये 90 कोण है। हमें किसका निकालना है क्षेत्रफल? हमें इसमें निकालना लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड तो ये हो गया और दीर्घ वृत्तखंड ऊपर वाला हो गया। दीर्घ वृत्तखंड हो गया जिसको मैं रेड से कर रहा हूँ, ये दीर्घ वृत्तखंड है। वैसे कई बच्चों को ये मालूम होगा, जिन्हें नहीं मालूम तो तब मैं सेट करके दिखा रहा हूँ कि आपको पता लग जाए। जो मैंने रेड से करा, रेड वाला पोर्शन, ये दीर्घ वृत्तखंड है। ये कौन सा है? दीर्घ वृत्तखंड। और ये जो ब्लैक वाला है लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड। ये हो गया। अब इसमें आप ये देखिए, हम इसका क्षेत्रफल कुछ नहीं, सवाल में केवल सूत्र लगाना है, मान रखना है और हल करना है। मैंने कहा कैलकुलेशन आपको परेशान कर सकती है, अदरवाइज सवाल मुश्किल नहीं है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप देख लीजिए। वृत्त क्या होता है, सूत्र आपको मालूम है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं, इसका है मान 1/2 r² साइन थीटा। ये देख लीजिए, यहाँ पे r²/2 हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, तो जहाँ पे भी कॉमन है आप ज़रूर लीजिए कॉमन। पाई थीटा बटे 180 माइनस के साइन थीटा। अब यहाँ पे मान रखते हैं, देखो तो ये आपका आर आपका है 10, 10 का स्क्वायर। पाई का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है 3.14 दिया है, तो फिर ये रखना है। थीटा आपका 90 है बटे 180 और यहाँ पे थीटा फिर हो गया 90। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, ये तो आप जानते ही हैं। 9 से करिए, 9 दूना के 18 और 2 से फिर इसमें भाग चला जाएगा, तो क्या आएगा 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। 90 से 1 काटा 2 बार, 2 से 1 काटा, ठीक। माइनस साइन 90 का मान आप जानते हो 1। हालांकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 50 आ गया, 2 से भाग दे क्या, इससे घट गया 0.57 और गुणा करेंगे इसमें तो ये आपका आ जाएगा 0 सा 5 सत्ते 35 5 28 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आया? लघु वृत्तखंड का। अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वृत्तखंड वाला घटा दो, आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप दीर्घ वृत्तखंड का मत लगाएं फॉर्मूला, उसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप इससे करें, जब लघु वृत्तखंड का निकालना है तो हम क्या करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? पाई r²। और लघु वृत्तखंड का अभी हमने निकाला
ये था क्या, हाँ 28.5, और पाई का मान 3.14, आर आपका है 10, 28.5, 10 का स्क्वायर हो गया 100। कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखो इसमें भाग देंगे 300 और गुणा करेंगे 314, माइनस के 28.5, और अब इसको घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, और 13 में से 8 5, और 10 में तो हो गया 8, समथिंग आ जाएगा। जल्दी में गलती हो सकती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मेन है आपको सवाल समझाना, कैलकुलेशन आप एक बार खुद चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया, इसमें क्वेश्चन नंबर आपके जो 3 3 नंबर के थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगली वीडियो में आप देखेंगे इसके 26 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन, 2010 का सेट फर्स्ट था ये। और अभी इसमें जो भी सवाल आपको आसान लगे उनकी तैयारी कीजिए, और एक बात फिर स्पेशली कर, जितने भी सवाल आपके आए हैं उनसे जो उनमें जो सूत्र प्रयोग हो रहे हैं उन सूत्रों का आप याद जरूर करें। बिना बिना सूत्र के सवाल आप नहीं समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। पहले आप सूत्रों की अच्छी तरह से तैयारी करें, और इसके बाद जो जो सवाल आपको समझ में आए हैं उनको आप अच्छी तरह से तैयार करें। और अगर आप इसका बिल्कुल बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं तो मैं फिर करूँ, चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस चैप्टर को खोलिए। माना आपको 10वें की रचना देखनी तो 11वें की रचना देखनी तो 11.12 को देखिए, ठीक है। तो इसकी आप तैयारी कीजिए।